नमस्कार। भारत की विदेश नीति के प्रमुख आधारभूत तत्वों में छठा है पंचशील पर जोर देने वाली नीति। पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन भी भारत की शांति प्रियता का द्योतक है। 1954 के बाद भारत की विदेश नीति को पंचशील के सिद्धांतों ने एक नई दिशा प्रदान की। पंचशील से अभिप्राय है आचरण के 5 सिद्धांत। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं, उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धांतों द्वारा राष्ट्रों के लिए एक दूसरे के साथ आचरण के संबंध में निश्चित किए गए हैं। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा, अनाक्रमण। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता व पारंपरिक लाभ। और पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के इन सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया। 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ ने लाई तथा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील में अपने विश्वास को दोहराया। एशिया के प्राय सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है। अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इन पंचशील सिद्धांतों को पुनः विस्तृत रूप दिया गया। बांडुंग सम्मेलन के बाद विश्व के अधिसंख्यक राष्ट्रों ने पंचशील सिद्धांत को मान्यता दी और उसमें आस्था प्रकट की। 14 दिसंबर 1959 को 82 राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए पंचशील के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पंचशील को संपूर्ण विश्व की मान्यता प्राप्त हो गई है। पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निसंदेह आदर्श भूमिका का निर्माण करते हैं। पंचशील के सिद्धांत आपसी विश्वासों के सिद्धांत हैं। पंडित नेहरू ने स्पष्ट किया कि यदि इन सिद्धांतों को सभी देश मान्यता दे दें तो आधुनिक विश्व की अनेक समस्याओं का निदान मिल जाएगा। परंतु पंचशील के संबंध में इतिहास का निर्णय कुछ दूसरे ही प्रकार का है। यद्यपि यह सत्य है कि पंचशील के सिद्धांत अत्यंत उच्च और श्रेष्ठ आदर्श हैं, परंतु वे अव्यवहारिक और भारतीय कूटनीति की हार सिद्ध हुए। पंचशील में इसके सिद्धांतों का पालन करवाने के लिए किसी उपयुक्त व्यवस्था या संस्था का विधान नहीं था। इस संबंध में पंचशील बहुत कुछ सन 1928 के केलांग-ब्रुयांग पैक्ट के समान था। केलांग-ब्रुयांग पैक्ट के द्वारा संसार के अधिकांश राज्यों ने युद्ध के परित्याग की घोषणा की थी, परंतु उन्होंने व्यवहार में अपने वचन का पालन नहीं किया। इसी प्रकार पंचशील को स्वीकार करने वाले राज्यों ने भी व्यवहार में उन्हें पवित्र आकांक्षाएं समझा और अनेक बार उनका उल्लंघन किया। स्वयं चीन के प्रधानमंत्री जिस समय इन सिद्धांतों की घोषणा कर रहे थे, उस समय भी चीन भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करके पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा था। प्रारंभ में पंचशील को भारत की विदेश नीति की एक महान उपलब्धि माना जाता था, परंतु बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि पंचशील एक भ्रांति और भारतीय कूटनीति की एक महान पराजय थी। आलोचकों का कहना है कि भारत चीन संबंधों की पृष्ठभूमि में पंचशील एक अत्यंत असफल सिद्धांत साबित हुआ है। इसके द्वारा भारत ने तिब्बत में चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करके तिब्बत की स्वायत्तता के अपहरण में चीन का समर्थन किया था। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर एक भयंकर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। पंचशील की मोह निद्रा में सोया हुआ भारत एक प्रकार से चौंक कर उठ बैठा। उसने पाया कि पंचशील वास्तविकता नहीं भ्रांति थी, भारत की सफलता नहीं कूटनीतिक भूल थी। इसी आलोचना करते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा कि यह महान सिद्धांत पापपूर्ण परिस्थितियों की उपज है, क्योंकि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से सम्बद्ध एक प्राचीन राष्ट्र तिब्बत के विनाश पर हमारी स्वीकृति पाने के लिए प्रचारित किया गया था। नेक्स्ट है 7वां, साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध। भारत साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का स्वयं भोगी रहा, अतः उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना अत्यंत स्वाभाविक है। प्रजातीय विभेद के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण दूषित होता है और युद्ध के कारण उत्पन्न होते हैं। अतएव भारत इन दोनों का विरोध करता रहा। यही कारण है
कि विश्व में जहाँ कहीं भी राष्ट्रवादी आंदोलन विदेशी दासता से मुक्ति पाने के लिए हुए, भारत ने उनका खुलकर समर्थन किया। इंडोनेशिया पर जब हॉलैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया तो भारत ने इसका घोर विरोध किया। इसके लिए उसने एशियाई देशों को संगठित किया और संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को पेश किया। 1956 में इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया। वे स्वेज नहर को हड़प लेना चाहते थे। भारत ने इस नवीन साम्राज्यवाद का घोर विरोध किया। इसी प्रकार भारत ने लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मलाया, अल्जीरिया आदि देशों के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा समर्थन किया। पश्चिमी एशिया में भारत ने डॉलर साम्राज्यवाद का सर्वदा विरोध किया और अरब राष्ट्रों का साथ दिया। भारत फिलिस्तीनी जनता को अपने अधिकार दिलाने के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहा। हिंद चीन, वियतनाम, कंपूचिया, लाओस में अमेरिकी हस्तक्षेप का भारत ने सर्वदा विरोध किया। भारत सैनिक गुटों नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट का सर्वदा विरोधी रहा। भारत की नज़र में ये संगठन राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए घातक है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में तो भारत की भूमिका एक मुक्तिदाता के रूप में रही। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाता रहा है। दक्षिणी अफ्रीका और रोडेशिया में प्रजातीय विभेद अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। वहाँ की गोरी सरकार काली चमड़ी वाले लोगों पर प्रजाति के आधार पर घोर अत्याचार करती थी। भारत इस नीति का जोरदार विरोध करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत बराबर यह प्रश्न उठाता रहा कि भारत प्रजाति विभेद का इतना घोर विरोधी था कि उसने दक्षिणी अफ्रीका के साथ अपने दौत्य संबंध भी विच्छेद कर लिए। 8वां है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाला एक संस्थापक सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व शांति स्थापित करने वाला एक सहारा मानता है। भारत के लिए संघीय राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक प्रमुख, प्रभावशाली व न्यायोचित मार्ग है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों और विशेष अभिकरणों में सक्रिय रूप से भाग लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। भारत ने आज तक कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का यथोचित सम्मान किया। कोरिया और हिंद चीन में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने संघ की सहायता की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर कांगो में शांति स्थापना हेतु अपनी सेनाएं भेजी, जिन्होंने उस देश की एकता को सुरक्षित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत ने जो सहयोग दिया, उसी के कारण अक्टूबर 2010 में वह 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। डॉक्टर राधाकृष्णन यूनेस्को के सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं। भारतीय प्रतिनिधि श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित महासभा का सभापतित्व कर चुकी है। भारत ने क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेगोविना में हुए संघर्षों को समाप्त करने के उद्देश्य से सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा दलों के प्रयासों, एक भारतीय राष्ट्रीय लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाबियार की कमांड में भूतपूर्व यूगोस्लाविया में संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन की विश्व भर में प्रशंसा हुई। भारत ने सोमालिया को मानवीय सहायता तत्काल भेजने में संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का समर्थन किया और उसके कार्यों में सहयोग किया। भारतीय सेनाएं भूतपूर्व यूगोस्लाविया, सोमालिया, कंबोडिया, लाइबेरिया, अंगोला और मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना की कार्रवाई में भाग लेकर स्वदेश लौटी। 1 जनवरी 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत की 2 वर्षीय अस्थायी सदस्यता का कार्यकाल रहा। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के भाग के रूप में भारत को 2 समितियों का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इनमें आतंकवाद रोधी समिति, सोमालिया और एरिट्रिया से संबंधित समिति तथा आतंकवादी हमलों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मिलने वाली चुनौती से संबंधित कार्य भी शामिल है। भारत के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवाद रोधी समिति ने दिनांक 28 सितंबर 2011 को निष्कर्ष दस्तावेज स्वीकार किया, जिसमें आतंकवाद और आतंकवादी कार्रवाई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का आह्वान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और सुरक्षा को सोमालिया के तटवर्ती इलाके की पायरेसी के कारण उत्पन्न हुई गंभीर चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत ने गहन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता का विशेष रूप से उल्लेख किया।
भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के लगभग 69 शांति अभियान प्रचलनों में से 48 मिशनों में 1,80,000 से अधिक सैनिकों की तुलना में समग्र योगदान के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए देशों में सैनिकों के योगदान में के बीच मजबूत स्थिति में रहा। 31 अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार भारत लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर पहली बार गठित पुलिस इकाई सहित 10 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में तैनात 7,796 कर्मियों के साथ तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी का संबोधन। 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर विचार करने के लिए 6 से 8 सितंबर 2000 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने, संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुधार करने तथा निर्धनता निवारण के लिए नई वैश्विक पहल करने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि। भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच भागीदारी के परिणाम स्वरूप 2005 में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि की शुरुआत की गई। वर्तमान में UNDF का दूसरा सबसे बड़ा अंशदाता है। उसने 2014-15 में 2 लाख अमेरिकी डॉलर सहित नवंबर 2015 तक 31.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर की समग्र राशि का अंशदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र से प्रायोजित करते हुए 177 देशों के रिकॉर्ड संख्या के साथ एजेंडा मध्य 124 वैश्विक स्वास्थ्य और विदेश नीति के अंतर्गत भारत द्वारा प्रस्तावित प्रारूप संकल्प A 1691 L17 अंगीकार कर लिया। इस संकल्प से प्रत्येक वर्ष 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना तय हुआ। थैंक यू।